और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी मनीष, जो बजट का इंतजार था वो बजट आ चुका है। बहुत सारी चीजें हैं, एजुकेशन से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत खुशखबरी है, साथ ही कई ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कई चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ मोबाइल फोन सस्ते हुए, यानी बहुत कुछ है। 12 to 15 तो बता दें कि पर्यटन को लेकर के भी बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। देखिए, मोदी सरकार में हमने देखा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश में कई पर्यटन स्थल हो, उनको चमकाने का काम किया जाए। एमपी में महाकाल लोक का निर्माण कराया गया, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। लोग ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा सरकार को होता है। और इसी के मद्देनजर 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके के पैकेजेस होते हैं, सरकार इसकी भी इन्वेंट्री करेगी। साथ ही आपको बता दें कि राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिटी मॉल को लेकर के भी अभी कई जानकारियां सामने आएंगी कि किस तरीके का ये मॉल होगा और हर राज्य को इसे खोलने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार बजट भी देगी और इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बढ़ावा मिलेगा। यानी देखिए, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा एडोब, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, जहां एक जिला एक उत्पाद, इसी स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हर राज्य में सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें इस पर काम करें, साथ ही हैंडक्राफ्ट वर्क पर बहुत काम करें, जिससे जो लोग हैंडक्राफ्ट का काम करते हैं उनको बढ़ावा मिले। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जी मनीष, वेतन भोगियों को आयकर में बड़ी छूट मिली है, साथ ही कई चीजें सस्ती हुई हैं, तो कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ये बहुत लंबे समय से लोगों को इंतजार था और जैसे कि आने वाले समय में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर के सरकार की सीधी मंशा जनता को लोक लुभावन बजट देने की थी और शायद उसी पर सरकार ने इस बजट को तैयार किया। अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज करते हुए किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी के लिए एक बेहतर बजट उसने पेश किया है। अगर हम महिला सम्मान की बात करें तो उसने बचत खाते की शुरुआत करी है। विकास की बात करें, तमाम एयरपोर्ट खोलने की बात करी है, नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात करी है। युवाओं की बात करें तो उसको बेहतर शिक्षा देने के लिए नई शिक्षा नीति की बात करी है। और वहीं पर अगर आम आदमी की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सस्ता किया है, जहां पर जो भी मोबाइल फ़ोन है वो सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते होंगे, टीवी सस्ती होगी। ये तमाम लोक लुभावने बजट आज वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया है। और ख़ास तौर से अगर हम आपको बताएं तो उसमें किसानों के लिए भी कीटनाशक के जो उपकेंद्र हैं उनको बड़ी संख्या में देश भर में खोला जाएगा। ये तमाम मुद्दे हैं। इस तमाम जो जिस तरह से बजट पास हुआ, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए खुद वरिष्ठ पत्रकार संजय जी हैं। संजय जी बिल्कुल मनीष, हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब बजट के आने के बाद शेयर बाजार हुआ बूम। शेयर बाजार में आया जोरदार उछाल। आपको बता दें, जब बजट नहीं आया था उससे पहले भी जब शेयर बाजार खुला था तो एक बड़े उछाल के साथ खुला था, और बजट आने के बाद भी शेयर बाजार में लगातार जोरदार उछाल देखा जा रहा है। यानी कि शेयर बाजार के लिए यह बजट बेहद पॉजिटिव रूप में आया है। बजट आने के बाद शेयर बाजार हुआ बम बम। शेयर बाजार में आया जोरदार उछाल। आपको बता दें कि बजट की शुरुआत में ही जैसे बाजार खुला था, बढ़त के साथ खुला था और उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट आने के बाद भी शेयर बाजार की ये उछाल तेजी के साथ बढ़ती रहेगी। जहां आपको बता दें, शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिली है। देखिए, अभी हाल ही में अडानी के शेयरों में जिस तरीके से गिरावट आई थी, उसके बाद शेयर बाजार भी धड़ाम हो गए थे। लेकिन बजट आने से पहले शेयर बाजार में
जबरदस्त उछाल देखा गया। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, उनके साथ विश्लेषक डॉक्टर संजीव भी जुड़े हुए हैं, संजय माफ कीजिएगा, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मनीष जी, उनसे सवाल करिए, जिस तरीके से शेयर बाजार बजट आने से पहले भी बूम हुआ था और अब बजट आने के बाद भी तेजी के साथ उछाल आई है शेयर बाजार में। देखिए संजय जी, जिस तरह से शेयर बाज़ार की अगर बात कर लें तो बीते कई दिनों से ये देखा जा रहा था शेयर बाज़ार में उछाल नहीं था, लेकिन जिस तरह से बजट जैसे पास हुआ तो सुबह ही जब शेयर बाज़ार खुला तो उसमें उछाल था और लगातार बजट जारी होने के बाद ये उतार और बढ़ता चढ़ता चला गया। तो आपका क्या मानना है, शेयर बाज़ार में इतना उछाल कैसे आ गया? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, शेयर बाज़ार हमेशा जो है वो निवेशकों पर डिपेंड करता है कि निवेशक कितना ज़्यादा से ज़्यादा वाली में निवेश कर रहे हैं और उससे उसमें उछाल आता है। जाहिर सी बात है, जो बजट आया है और जिस तरीके से टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किया गया है और टैक्स सीमा में जो छूट में परिवर्तन किया गया कि 5 से 7 बढ़ा दिया गया, पहले 7 स्लैब थे, अब 5 जरूर किया गया है, लेकिन जो प्रतिशत था टैक्स में छूट का उसको 3 से 5 लाख तक में 5%, फिर 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15% और 15 से जो ऊपर के लोग हैं उनको 20% छूट है और 30 लाख के बाद तो 30% रहता ही है। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों से इस जो बजट है उस पर मिडिल क्लास पर ख़ास तौर से फोकस किया गया है। पिछले कुछ दिनों में कुछ चुनाव में होता ही आया है कि जो दलित वर्ग है, जो बैकवर्ड वर्ग तबका है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी में बहुत भागीदारी मिल रही थी। कोरोना और कोविड कॉल के बाद से आप देखें तो किस तरीके से सरकार की तमाम स्कीमें थी जिसमें गरीब तबके के लिए बहुत कुछ खोला गया था। उनको फ्री का राशन दिया जा रहा था, सालों फ्री का राशन दिया गया है, तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन मिडिल क्लास हमेशा से उपेक्षित रहा था और उसकी अपेक्षाएँ थी इस बजट में कि उसके लिए भी कुछ इस तरीके की चीज़ें आएँ जिससे उसको भी राहत महसूस हो सके, क्योंकि लोगों की नौकरियाँ गई थी, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, सरकारी नौकरियों में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है कि वो सैलरी से बहुत कुछ कर सकें। तो इस तरीके से जो अभी ये बजट आया है उसमें जो टैक्स सीमा में मैंने कहा छूट मिल गई, 7 लाख तक हो गया। तो आप देखिए, तमाम तरीके से जो छोटे और मझोले रोजगार, ठेला खुमचा, फल वाले, रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, तमाम तरीके के ऐसे लोग जिनकी इनकम 5 लाख तक होती थी लेकिन 5 से 6 हो जाती थी तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, अब 7 लाख होने से उनको टैक्स में रिबेट मिलेगा। तो निश्चित तौर पर वो अपने पैसों का जो बचत के पैसे होंगे उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से आपने कहा कि वो दूसरी बात अगर करें व्यापारियों की बात, जिस तरह से एमएसएमई जो उद्योग था वो कहीं ना कहीं ठंडा हो गया था, उसमें उछाल नहीं आ रहा था। एमएसएमई को लेकर के, एक जिला एक उत्पाद को लेकर के भी सीतारमण ने कहा कि वो व्यापारियों के लिए जो जिले भर के राजधानी है या बड़े शहर हैं उनमें एक मॉल खोलने की उन्होंने जाहिर की। तो इससे व्यापारियों को भी क्या इजाफा मिलेगा इसमें? देखिए, तो आने वाला वक्त तय करेगा कि जो ये मॉल खोलने जा रहे हैं उस मॉल में किस तरीके, जैसे बहुत से मैं आपको बताऊं तमाम ऐसे कृषि विपणन केंद्र और बाज़ार, कृषि बाज़ार, लखनऊ में एक बहुत बड़ा कृषि बाज़ार खोला गया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर उस तरीके की मूलभूत सुविधाएं जो किसानों को मिलनी चाहिए थी, जो फल वालों को, फूल वालों को, तमाम तरीके से वहाँ हर चीज़ बनाई तो गई, हाट बनाए गए, लेकिन उस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो डेवलप किया गया, लेकिन जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होनी थी चीज़ें वो नहीं हो पाई, शायद इस वजह से वो चीज़ें फ्लॉप हुई हैं। तो अब देखना होगा कि अगर इस तरीके से वो मझोले जो व्यापारी हैं उनके लिए मॉल बना के उनको अगर वहाँ पर आकर्षित करते हैं, ले आते हैं उनके उत्पाद बेचने के लिए, तो यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो व्यापारी अपना माल तैयार करेगा, जो 1 ODOP स्कीम में जो अपने ज़िले में जिस चीज़ का है, जैसे लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ चिकन का उत्पादन बहुत, चिकन जो है वो बड़े पैमाने पर, चिकन के कपड़े, चिकन की करी, जो जरदोजी है उससे चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन उसको बेचने के लिए अगर मॉल में तमाम तरीके की सुविधाएं देने के बाद उनको बहुत सारी छूट भी देनी पड़ेगी। अगर मॉल में कोई मझोला व्यापारी अपना माल बेचने जाता है, और बने हुए हैं इस खबर पर, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा दे कि किस तरीके से टैक्स स्लैब में छूट मिली है, जहां आपको बता दें 3 से 6 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% तक का टैक्स दर भरना होगा। वहीं अगर 6 से 9 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको 10% तक भरना होगा। 9 से 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको 15% तक
टैक्स देना होगा सरकार को। वहीं अगर आपकी इनकम बढ़ रही है 12 से 15 तक आप हैं तो आपको 20, जितनी इनकम है आपको उस हिसाब से 20% तक टैक्स दर देना होगा। वहीं अगर आप 15 से ज्यादा कमा रहे हैं तो 30% यानी 30% तक आपको सरकार को टैक्स देना होगा। पहले 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 7 लाख तक, यानी कि अब आपको बड़ा अमाउंट में टैक्स सरकार को नहीं भरना होगा। यानी अब इसको घटा दिया गया है, टैक्स की दरों को घटा करके। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अपने ग्राफिक्स के माध्यम से 3 से 6 लाख तक 5% तक ही टैक्स भरना होगा। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्मला सीतारमण द्वारा चीजें बताई गई हैं इनका कैसे आगे फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। हम चर्चा करें, लेकिन यहाँ वक्त है और बजट 2023-24 आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट के आने के बाद लगातार शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको सबसे पहले बता दें, देश में नई कर व्यवस्था का ऐलान किया गया है। आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर आपकी जिस स्लैब में आपकी इनकम हो, आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना टैक्स भरना होगा। 3 से 6 लाख के लिए अलग, 6 से 9 लाख के लिए अलग, 9 से 12 लाख के लिए अलग, 12 से 15 लाख के अलग और 15 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको 30% तक टैक्स भरना होगा। और हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, साथ में डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जो कि अर्थशास्त्री हैं, और बिलाल सब्जवारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी ने सुना कि किस तरीके से निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए भी बात करी, साथ ही महिलाओं के लिए भी बात करी। हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं। जी अनुपमा जी, महिलाओं के लिए एक अलग खाता खोला जाएगा। अगर महिला 2 लाख तक बचत कर पाती है तो 7.5% तक का ब्याज दिया जाएगा। सही कह रही हैं आप सौम्या जी कि ये बजट एक मिशन 24 के मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया और काफी चीजें बहुत ही वेलकम चेंजेस की तरफ इशारा कर रही हैं और अच्छा भी है कि किसी सबका फायदा हो रहा है। महिलाओं के लिए जहां तक बात की गई, जैसे महिला सम्मान निधि की या बट एक चीज जो मुझे इसमें परेशान कर रही है वो ये कि कितनी महिलाओं के पास एक तो बैंक अकाउंट है, हमको ये भी देखना होगा, जो कि बहुत ही कम महिलाएं हैं जिनके पास की बैंक अकाउंट है। सरकार ने इसका भी मैम ब्यौरा दिया कि उन्होंने इतने अकाउंट जनधन खाते खुलवाए हैं। नहीं, वो जो भी खुलवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रियल स्थिति है वो अभी की मुझे तो नहीं लगता कि वो जो जनधन खाते खुले हैं वो बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि उनमें पैसा बराबर जमा नहीं हो रहा था और उसका कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें कि मतलब वो खाते एक्टिव खाते हों, डॉर्मेंट खाते ना हों। दूसरी चीज, जो महिलाएं काम कर रही हैं, अगर उनकी इनकम किस तरह की है कि वो उसको मतलब हमें उस तरफ भी ध्यान देना होगा कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे एक संगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। करीब आंकड़ा ये कहता है कि करीब 94% महिलाएं जो हैं वो 94% महिलाएं जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। और असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि जहां पे कोई मिनिमम वेजेस नियम नहीं लागू होता, उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती, उनका यूनियनाइजेशन नहीं है, तो अगर उनको जो भी मजदूरी मिल रही है वो बहुत ही कम है उस तरीके से कि वो अपना रोजमर्रा का ही खर्चा निकाल लें, वही बहुत है। खातों को मेंटेन करने की बात तो सेकेंडरी हो गई। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि परेशान कर रही हैं, बट स्टिल इट्स अ वेलकम चेंज इन द बजट और मुझे लगता है कि इससे जरूर महिलाओं को फायदा होगा। बिलाल सब्जवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिलाल जी, आदिवासियों के लिए भी बहुत कुछ है क्योंकि 2024 में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार को पिछड़े वर्ग को भी साधना है कहीं ना कहीं, तो आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। हाँ देखिए, ये काफी अच्छी योजना है आदिवासियों के लिए। एकलव्य स्कूल के माध्यम से उनको शिक्षित किया जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, यही सरकार का प्रयास है। लेकिन इस सब के बावजूद जो ये पूरा बजट है, अगर आप इसको इन टोटलिटी देखें तो सरकार का जो दृष्टिकोण रहा है वो इस ओर इशारा करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय
दबाव है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं संभावित आर्थिक मंदी का शिकार ना हो जाए, उस जाल से बचाने के लिए इस बजट को तैयार किया गया है। इसीलिए इनकम टैक्स स्लैब्स में आपने देखा होगा छूट दी गई है, और जिस तरह से इनकम टैक्स स्लैब्स को बढ़ाया गया है, वो कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन का जो दबाव है, महंगाई का दबाव है, उसके एक तरह से रिबेट मान सकते हैं। 7 लाख रुपए तक आपको एक छूट मिलती है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपके पास खर्चे के पैसे होते हैं, जेब में पैसे होते हैं, तो आप चीजों को कंज्यूम करते हैं और चीजों को खरीद पाते हैं, और जब आप चीजों को खरीदते हैं तो कंजम्पशन बढ़ता है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ती है उसी अनुपात में। तो ये डिमांड एंड सप्लाई को कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। यही पूरा दृष्टिकोण रहा है कि किसी तरह भी भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी का शिकार ना हो, इसलिए लोगों की जेब में पैसा आए और लोग खर्च करें, और जब लोग खर्च करेंगे तो किसी तरह किसी भी प्रकार मांग को बढ़ाया जाए और खपत के साथ साथ उसको कंज्यूम किया जाए। तो ये दृष्टिकोण रहा है, इसलिए लोगों को मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं, और उनके साथ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव विश्लेषक जुड़े हुए हैं। मैं मनीष जी, अब जरा उनसे पूछें कि जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, एक तरफ तो सरकार ने कहा है कि 7 लाख तक टैक्स में छूट है, दूसरी तरफ हमारे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से दिखाया गया कि 3 से 6 लाख तक 5% तक टैक्स भरना होगा, फिर 6 से 9 लाख तक 10, तो 7 लाख की छूट भी है एक तरफ, और एक तरफ 5 और 10% तक टैक्स भी भरना होगा। तो हमारी जनता थोड़ा कंफ्यूज है, यहाँ पे आप समझाने की कोशिश करें, उनसे पूछें। बिल्कुल सही सवाल आपका, और इसको लेकर के लोगों में भ्रम भी है, क्योंकि एक तरफ कहा गया 7% तक की 7 लाख के पे छूट दी जा रही है, दूसरी तरफ ये बात आ रही है 3 से 5 लाख में हमको 5% देना पड़ेगा। संजय जी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आम जनता को आम भाषा में अगर समझाया जाए तो किस तरह बताएंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है ये, और बहुत ही जेन्युइन बात है, और शायद मेरे ख्याल से अभी संसद में जब चर्चा होगी तो ये मसला उठेगा ज़रूर, क्योंकि एक तरफ आप जब पिछले बजट में 5 लाख तक की छूट थी तो उस पर कोई टैक्स नहीं था, परसेंटेज नहीं था, 5 लाख से ऊपर 5 से 7 लाख पर जो है 5% टैक्स था। लेकिन इस बजट में इन्होंने स्लैब तो कम किया है, 7 से 5 कर दिया, और जो 5 से 7 लाख इन्होंने बढ़ा दिया, टैक्स सीमा में छूट की सीमा तो बढ़ा दी 7 लाख, लेकिन 3 से 5 लाख पे इन्होंने 5% का टैक्स भी कर दिया है। तो 3 से जो 5 लाख की आमदनी होगी उस पर 5% कर दिया, और जो 6 लाख से 9 लाख तक है उस पर 10% कर दिया, 9 से 12 लाख पे 15% कर दिया। तो ये ज़रा समझ से परे है, क्योंकि जिनकी सैलरी, अगर जो सर्विस क्लास लोग हैं उनकी सैलरी की बात करें कि जिनकी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास सैलरी है, और वो 15 से 20 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल के, तो उनको तो 30% ही टैक्स देना है, तो उन्हें तो कोई वहाँ भी जाके 20% या 25% करना था। तो जो एक अपर क्लास, अपर जो लिमिट है, जो मिडिल अपर वर्ग है, जिसमें डिग्री कॉलेजेस के प्रोफेसर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तमाम ऐसे पेशेवर हैं जिनकी सैलरी 1.5-2 लाख के बीच में होती है, 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में होती है। लेकिन तो संजय जी, अगर बात की जाए, मान लीजिए 50,000 रुपये किसी की सैलरी है, 12 पंचे 60, 6 लाख रुपए उसने साल में कमाया, तो उसको टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा? इनके हिसाब से 5% देना होगा, क्योंकि इन्होंने कर दिया है कि 7 लाख तक तो टैक्स सीमा है नहीं। हाँ। लेकिन ये समझ से परे कि 3 से 6 लाख के बीच में इन्होंने 5% रख दिया है। तो अगर 3 से 6 लाख की इनकम पे 5% देना है, तो वो 7 लाख के बाद की इनकम है या 7 लाख में इंक्लूड है, ये जरा इसको स्पेसिफाई करना चाहिए था। 2.5 लाख पे था 5%, अब ये 3 लाख। नहीं, 2.5 लाख तक तो बिल्कुल छूट थी, 2.5 लाख की इनकम पे बिल्कुल छूट थी। 2.5 के बाद जो था, 2.5 से 5 लाख की इनकम पे 5% था। इस बार इन्होंने 3 से 6 लाख किया तो है, लेकिन जो 5 से 7 लाख इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स से छूट रहेगी आमदनी पर, उस 5 से 7 लाख को इन्होंने जो बढ़ाया 2 लाख इनकम पे, तो जो 2.5 लाख पे छूट थी इन्होंने 7 लाख तक की छूट दी, या 3 से 6 लाख ये कह रहे हैं कि 5% टैक्स देना होगा। ये जरा हाँ, इसको जरा समझना पड़ेगा कि 2.5 लाख से जो 3 लाख इन्होंने लिया उसमें मात्र 50,000 रुपए की छूट इन्होंने दी, जो अभी बात निकल कर आ रही है। बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन जिनका टैक्स जो 6 लाख आप कह रहे हैं, अगर 5% देना है
तो 6 पंचे 30 यानी कि 30,000 रुपए तो उसको फिर भी टैक्स देना होगा। ऐसे ही जो मैंने कहा ना कि एक जो तबका है, टीचर्स का है, डॉक्टर्स का है, इंजीनियर्स का है, तमाम अपर मिडिल जो सर्विसेज हैं उनका है, जो सचिवालय में काम करते हैं, जो तमाम मंत्रालयों में लोग हैं जिनकी सैलरी 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में है, उनको मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई छूट मिली है, क्योंकि साफ है बजट में 15 लाख से ऊपर के लिए कोई छूट नहीं दी गई। 30% सीधे सीधे है, 30% उनका टैक्स होगा। तो वो लोग निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि एक तो ये, और दूसरा जो 5 से 7 लाख इन्होंने छूट तो बढ़ा दी है कि अब टैक्स नहीं लगेगा कह रहे हैं, लेकिन 3 से 6 लाख की आमदनी पर जो 5% टैक्स का स्लैब बना दिया, मैंने कहा ना कि पहले स्लैब 7 था, अब स्लैब 5 किया है, तो जो स्लैब में परिवर्तन करके इन्होंने टैक्स की बात की है वो, और जो छूट की बात कर रहे हैं कि 5 से 7 लाख आमदनी पर छूट है, वो जरा समझ से परे है, उसको थोड़ा सा समझना होगा। बिल्कुल, आपने जैसा संजय जी ने बताया कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, और जिस तरह से जो इन्होंने स्लैब में आगे पीछे किया, 5 से 7 कर दिया स्लैब को, लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं 7 लाख पे हम छूट देंगे, दूसरी तरफ वो 5 लाख की बात कर रहे हैं, 3 से 5 के बीच में 5% की। तो ये एक थोड़ा सा विवादित एक सवाल उठ रहा है, और इसको लेकर के चर्चा संसद में जरूर होगी, और ये अहम सवाल है क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ है, और बहुत से वर्ग, अधिकांश वर्ग, अगर हम मिडिल लोअर क्लास की बात करें तो 50 से 60 हज़ार के बीच की सैलरी के बीच में रहता है, उसके लिए ये जरूर कंफ्यूजिंग सवाल हो रहा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान, और आज हम बात करेंगे बजट को लेकर। मिडिल क्लास को कितनी राहत मिली है इस बजट में। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी, चाहे एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास रहा। इनकम और टैक्स दर कितनी बढ़ाई गई है। 3 से 6 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख की इनकम पर 10%, यानी कि आपको बता दें कि जिस तरीके से कहा गया है कि 7 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, या ये कहा जाए ये महज एक बजट में प्रावधान रखा गया है, लेकिन ये क्या बजट के दायरे, टैक्स के दायरे से बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है, इस बात को समझने की कोशिश भी करेंगे चर्चा के दौरान। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, 9 से 12 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। तो देश में नई कर व्यवस्था का ऐलान हुआ है। चलिए, तो मिडिल क्लास को कितनी राहत पहुंची है, गरीबों को कितनी राहत पहुंची है, इन सभी
बातों को लेकर चर्चा भी करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो विश्लेषण करेंगे, इस पर अपनी राय शुमारी भी रखेंगे। और साथ ही डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर भरत भूषण अर्थशास्त्री मौजूद रहेंगे इस पर बातचीत करने के लिए। बिलाल सब्जवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हैं, विश्लेषक। मनीष श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे हैं। और साथ ही हम आपको बता दें, सबसे पहले डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से ये बजट आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। अगर देखा जाए, जैसे कि 3 से 6 के बीच की जो इनकम है, 5% का टैक्स दिया जाएगा। तो ये जो 7 लाख के ऊपर वाली बात निकलकर सामने आ रही है कि टैक्स फ्री रखा जाएगा, तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? सात लाख के तक जो पहले 5 लाख था, उसको अब इन्होंने 7 लाख कर दिया है जी, फॉर द रिलीफ। क्योंकि जो मिडिल क्लास या टैक्स पेयर्स थे, उनके लिए एक रिलीफ के तौर पे ये पैकेज को इंट्रोड्यूस किया गया है कि जिनकी भी इनकम जो है वो 7 लाख है, उनको अब कोई भी टैक्स नील टैक्स की बात की गई। लेकिन ये जो इनकम स्लैब जो आप टैक्स रेट देख रहे हैं, जिसमें ये बात कही गई कि 3 to 6 लाख के जो इनकम होगी उनको 5% देना होगा, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है यहाँ पे। और वो शायद अभी चर्चा में, जैसा कि अभी हमारे किसी वक्ता ने बोला था कि जब संसद में इसकी चर्चा होगी तो यह चीज ज्यादा निकल के आएगी। एक और जो कंसर्न मेरे को लग रहा है कि जो भारत में जितनी आय वितरण में असमानता है, उसको देखते हुए ये जो टैक्स रिलीफ है, ये कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगा और कितने लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों बातें हमें ध्यान से देखनी है। क्योंकि बहुत सारे करीब मेरे ख्याल से 90% लोग तो ऐसे हैं जिनकी की इनकम जो है वो 2 लाख से भी कम है। जी बिल्कुल, तो है ना। तो अगर इस तरह के लोगों के लिए तो हम कोई भी किसी तरह के रिलीफ, या अगर जैसे कि अभी बिलाल जी ने कहा था कि हम ये कोशिश करेंगे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इनकम मतलब लोगों की बढ़ेगी, लोगों के हाथ में इनकम आएगी। तो ये जो पूरा तबका है, इसके ऊपर तो मुझे लगता है कोई भी असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके लिए तो मतलब हम ना कोई इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा कर रहे हैं, ना हम उनको कोई रिलीफ दे रहे हैं, ना उनके लिए कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। बाकी जो 4% मिडिल क्लास है, बीच का तबका, जो कि हमारा 5 लाख से ऊपर का है, या जो मतलब जैसे कि जो जिनकी की इनकम इस बीच की है, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ होगा। और हो सकता है कि उनका जो आय है, जो रियल इनकम जिसको हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में कहते हैं, कि वास्तविक आय या परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी और वो थोड़ा डिमांड बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी और इनकम। जी बिल्कुल। अनुपमा जी, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा हुआ है। तो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं LED टीवी जो कि सस्ती हुई है, इसमें काफी इसको फायदे के तौर पर देख सकते हैं। कपड़ा खरीदारी के लिए अब एक ये बजट में खास रहा है, यानी कि कपड़े जो हैं वो अब सस्ते मिल पाएंगे। मोबाइल फोन भी सस्ते हुए हैं, स्मार्टफोन अब सस्ते मिल पाएंगे। साथ ही खिलौने भी सस्ते हुए हैं। मोबाइल कैमरा लेंस ये भी सस्ता हुआ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती हुई हैं। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो महंगी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर बात की जाए इस बजट में, हालांकि कल भी अभिभाषण के दौरान ही ये चीज़ साफ हो गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के द्वारा भी साफ हो गई थी कि कुछ ऐसी अहम चीज़ें होंगी, यानी कि गरीब मुक्त भारत का जो बात निकलकर सामने आई थी वो किस हद तक सच साबित होगी,
तो साथ ही हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अनुपमा जी ने कहा था कि 4% लोग हैं मिडिल क्लास की, अगर बात की जाए 4% मिडिल क्लास को ही इसका फायदा मिल पाएगा, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, डॉक्टर भरत भूषण जी आपके पास आएंगे। मुझे लग रहा है तकनीकी खामी के चलते आवाज आशीष जी तक नहीं पहुंच पा रही है। भरत भूषण जी, आप इस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं, स्पेशली अगर टैक्स फ्री होने की बात निकलकर सामने आ रही है कि 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और एक तरफ 3 से 6 के बीच में अगर आमदनी है तो इनकम टैक्स 5% तक देना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी, बहुत ही कंफ्यूजिंग है जी। गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी अटेम्प्ट की है कि वो और लोगों को अट्रैक्ट करे जो कि टैक्स पे करें, क्योंकि कंट्री में केवल 2 करोड़ आदमी ही टैक्स पे करते हैं जी। ये जो अटेम्प्ट की है कि 3 लाख रुपए तक जो लोग टैक्स सर्टिफिकेट अवेल करते हैं, टैक्स बेनिफिट अवेल करते हैं ATC वगैरह के अंडर, उनको 3 लाख रुपए तक की छूट है, और प्लस जो टैक्स बेनिफिट लेते हैं वो उनको मिलेगा, और टैक्स रिड्यूस करके उन्होंने 5% कर दिया। तो जो 15 लाख रुपए तक लेते हैं उनको भी बेनिफिट मिला कि 30% के बदले में उनका टैक्स 20% आ गया। और जो लोग ATC में टैक्स बेनिफिट नहीं लेते उनके लिए बड़ी अच्छी अटेम्प्ट है कि 7 लाख रुपए तक उनको टैक्स फ्री मिल रहा है। तो दिस इज गुड अटेम्प्ट लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा असेसी बने और अपना टैक्स पे करें और कंट्री की मेन स्ट्रीम में आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी है और ये रिजल्ट लाएगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी। लोग जो नीचे के लेवल पे बिल्कुल टैक्स नहीं देते थे वो टैक्स पेयर बनेंगे इसके अंदर और अपने आप को इनकम को अच्छा शो करेंगे जी। जो इन्होंने डेफिसिट कम करने की कोशिश की है जीडीपी के अगेंस्ट उन्होंने, ये भी एक अच्छी पॉलिसी है और मैं समझता हूँ इससे स्ट्रेंथ मिलेगी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को, आगे भी बढ़िया रहेगा। और जीडीपी की एक्सपेक्टेशन जो है वो वर्ल्ड में बाकियों से कंपेयर करें तो हमारी बहुत अच्छी है जी। बिल्कुल बीटिंग यूएसए एंड यूके और जर्मनी रशिया का बुरा हाल है। इंडिया में तरक्की का स्कोप काफी है। ये ऐसा नहीं को जो जी बिल्कुल इकोनॉमिक लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहतर ही कहा जाएगा। जिस तरीके से आप 5वें स्थान पर है तो इसे बेहतर ही कहेंगे, एक अच्छी दिशा में एक प्रयास कहेंगे सरकार का। लेकिन टैक्स को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे बिलाल सब्जवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि ये कितना कारगर साबित होने वाला है, कितना लाभदायक साबित होने वाला है और किस वर्ग के लिए? देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि लोगों के हाथ में जितना पैसा होगा उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल। और जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो चीजों का कंजम्पशन बढ़ता है। लेकिन जिस तरह से आपने अभी श्रेणी दिखाई उसको लेके कोई कंफ्यूजन डेवलप हुआ है, उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन हमें किसी न किसी चीज को तो आधार मानकर चलना पड़ेगा। जिस तरह से अभी कुछ इलेक्ट्रिक कार्स सस्ती हुई है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है नीतिगत लेवल पर, जो पॉलिसी लेवल पर जो डीजल एंड पेट्रोल से डाइवर्जन हो रहा है हमारा, क्योंकि डीजल पेट्रोल लोगों को महंगा पड़ता है, इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़े और इसलिए उनको सस्ता रखा गया है। मोबाइल्स को इसलिए सस्ता रखा गया है कि इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह डिजिटलाइजेशन करना है और हम पेमेंट करने की जो प्रक्रिया है ज्यादा से ज्यादा उस मोबाइल ऐप को यूज करें। उसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि हम किसी तरह भी कैश फ्लो इकोनॉमी से बचें, और जब हम कैश फ्लो इकोनॉमी से जितना दूर जाएंगे उतना हम करप्शन से भी दूर हो जाते हैं। तो ये भी वजह है कि डिजिटलाइज इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए सरकार ने मोबाइल ऐप में छूट दी है।
रहा सवाल वस्त्रों का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हर आदमी को कपड़े पहनने की चाहत होती है, हर आदमी के लिए सुविधा है कि वो सस्ते कपड़े पहन सकता है और अपनी वेशभूषा को सुधार सकता है। तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट काफी है टेक्सटाइल का है। जितना टेक्सटाइल देश के अंदर सस्ता होगा, कम कीमतों पे मिलेगा, उसका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा और साथ ही साथ एक्सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए इस बजट में एक आम आदमी, एक अपर मध्यम वर्ग, लोअर मध्यम वर्ग को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बात निकलकर सामने आई थी कि गरीब मुक्त भारत, तो अब ये बजट निकलकर सामने आया है। हमारे साथ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव भी विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मनीष श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए गरीब के लिए, स्पेशली आम आदमी की निगाहें इसलिए बजट पर टिकी हुई थी कि उसके लिए कितना बेनिफिशियल ये साबित होने वाला है, तो क्या लगता है आम आदमी के लिए अब काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी वो उसमें सुधार आएगा, या बजट में जो बजट से लेकर जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर अब ये खरा उतर पाएगा? प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें कि एक आम आदमी की जो भी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि कल से हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे हैं कि गैस का सिलेंडर है, सब्जियां हैं, या जो भी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, उनमें उनके दामों में कमी आई है या नहीं आई है इस बजट से, तो उस पे अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहां तक बात रही कि अप्रत्यक्ष रूप से तो जरूर फायदा होगा, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जब उपभोक्ता अपना उपभोग बढ़ाएंगे तो उससे अपने आप ही डिमांड बढ़ेगी, मतलब मांग बढ़ने के साथ जब इनकम बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे, क्योंकि फिर उस मांग की पूर्ति के लिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और जो लोग मान लीजिए जिनके पास कोविड के बाद काम नहीं रहा या जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर दिए जाएंगे। और कुछ स्कीम्स की घोषणा भी हमारी वित्त मंत्री जी ने करी है, जिसके जरिए ऐसा लगता है कि हाँ, उससे कुछ रोजगार के नए अवसर जुड़ेंगे, जो कि हमारे इस तबके को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अभी भी इस पे विश्लेषण करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है कि कितना लाभ आम जनता को इस बजट से पहुंचने वाला है, मिडिल क्लास को राहत कितनी मिली है, इसी पर चर्चा हमारी। क्लास को राहत, और आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं और कयास भी कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे थे कि मिडिल क्लास को और साथ ही गरीबों के लिए बहुत कुछ खास इस बजट में होने वाला है। इनकम टैक्स को लेकर हम बात कर रहे थे कि कितनी आय पर कितने टैक्सेस भरने पड़ेंगे, इसको लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश की जा रही है कि 3 से 6 लाख की आय पर 5% का टैक्स भरना पड़ेगा, 6 से 9 लाख के बीच 10% और साथ ही 9 से 12 लाख के बीच 15% का टैक्स भरना पड़ेगा। और इसको लेकर 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर जो टैक्स फ्री की बात निकलकर सामने आई है बजट में, इसको लेकर बहुत ही कंफ्यूजन भी हो रहा है, आम जनता कंफ्यूज भी है इस बात को लेकर, और इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं हम लगातार। हमारे साथ खास मेहमान, खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भरत भूषण जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इसमें गरीबों को भी राहत देने की बात कही गई है, अंत्योदय योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है, क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा? और खास तौर पे विलेज एरिया में फार्मर्स को इन्होंने काफी अच्छा रिलीफ देने की कोशिश की है। बागबानी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत फंड दिए हैं। एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए इन्होंने बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर दिया, कृषि निधि बना दी है, जिससे कि नए यंग लड़कों को अट्रैक्शन होगी जो कि गांव से दूर भाग रहे हैं, ये उसके अंदर अट्रैक्ट होंगे ये। और इन्होंने जो इकोनॉमिक फ्रंट पे आगे और बढ़ के कृषि डिजिटल
जो इन्होंने अरेंजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं उसके लिए, तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं समझता हूँ फिशरी ये बड़ा पेइंग कैश बिजनेस है जो कि यंग लड़के छोड़ते जा रहे हैं। अगर ये इसमें पकड़ेंगे तो किसान को इसके अंदर बड़ा अच्छा, छोटे किसान को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है और उसको इसके अंदर इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये हमने जो आवास योजना में और फंड्स लगाए हैं, इससे बेनिफिट छोटे आदमी को मिलने वाला है जो कि बड़ा अच्छा रहेगा। 2.25 लाख करोड़ रुपया उन्होंने रेलवे और एरोड्रोम बनाने के लिए लगा है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब ये काम होगा तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और ये जो अनपढ़ क्लास है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। पढ़ा लिखा तो बाहर चला जाता है, जो अनपढ़ है वो गांव में ही रहता है, कम पढ़ा लिखा है, उसको बेनिफिट नहीं मिलता। अब ये छोटे छोटे काम जो गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट अट्रैक्शन दी है, इससे उनको काम मिलेगा और वो गांव में रह के ही काम करेंगे। अपने घर पे रहने से उनका खर्चा जो है मिनिमल हो जाता है और ये जो कमाई उनको मिलेगी इससे वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरेगी। और जब फाइनेंशियल पोजीशन कितनी तो सुधरेगी ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। आशीष जी आपके पास भी आते हैं। आशीष जी, अगर देखा जाए एक वर्ष के लिए ये जो खाद्यान्न की आपूर्ति है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि आर्थिक जो एजेंडा है वो नागरिकों के लिए, अवसरों के लिए सुविधाजनक माना जाएगा। तो क्या लगता है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं एक छोटा सा करेक्शन पहले करा दूं सोनी जी। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे नाम के आगे गलती से डॉक्टर लिख गया है। जी मैं पेशे से एडवोकेट हूं और इकोनॉमिक्स में जानकारी रखता हूं। जी। मेरा मानना है कि खाद्यान्न की जो सीमा है 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। ये कई सारी पॉलिसीज में गवर्नमेंट की कंट्राडिक्शन दिखता है। और बजट के लिहाज से अगर देखें तो वित्त मंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया है, मेरे ख्याल में वो एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने साधने की कोशिश करी है उन्होंने। एक तरफ कैपेक्स को बढ़ा करके 10 लाख करोड़ कर देना, दूसरा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है वो 6% से नीचे रखना, तीसरा टैक्स कट्स दे करके कंजम्पशन को बढ़ाना। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार होना लाजमी है। जैसा कि हमें विगत वर्षों में देखने को मिल रहा है, हम 10वें पायदान से उठ करके 5वें पायदान पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन है वो कंट्राडिक्शन ये है कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इसका मतलब ये समझा जाए कि हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ वो जो टैक्स ब्रैकेट है वो बहुत नॉमिनल सा बढ़ाया है। निश्चित रूप से मिडिल क्लास को बहुत उम्मीदें रहती हैं बजट से, और मिडिल क्लास ही एक ऐसा तबका है जो बजट में सिर्फ रेट कट्स और टैक्स ब्रैकेट्स की बात करता है और उसी पे उसकी नजर रहती है। निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी ने इसको बढ़ाने का काम किया है और ये सराहनीय पहल है। इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, मैं अभी सुन रहा था अपने कई साथी मित्रों को भी, इसमें कंफ्यूजन कोई खास कंफ्यूजन नहीं है, कोई खास कंफ्यूजन की वजह हमें नहीं दिखती, क्योंकि ये पुरानी भी पिछले सालों में भी पुरानी स्कीम और नई स्कीम 2 तरह से वित्त मंत्री जी ने लागू करी हुई थी, और जिसमें नई स्कीम को बहुत उत्साहवर्धक समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था। और ये हम लोगों के सबको उम्मीद थी कि इस बार नई स्कीम के साथ में वित्त मंत्री जी कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगी जिससे लोग इसे अडॉप्ट करें। जो टैक्स एग्जम्पशन होता है, वो टैक्स एग्जम्पशन का जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट आपका जैसे पिछले साल 2,50,000 था, 2,50,000 आपका बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट था, मतलब वो थ्रेशोल्ड लिमिट था। उस थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ में आपको डिडक्शंस मिलते हैं। उस डिडक्शंस के साथ में अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपए तक होती है तो आपको 5% का छूट मिल जाता था टैक्स में। तो इस प्रकार आपकी छूट 5 लाख रुपए हो जाती थी। बिल्कुल। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी बढ़ गई तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, आपको जो छूट मिलती थी वो 2.5 लाख रुपए पे हो जाती थी। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया गया। बिल्कुल, 5 की जगह 7 कर दिया गया। जी।
बिलाल सब्जवारी जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से इस बजट को देखा जाए तो कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की नीतिगत दिशा को समझने की जरूरत है। दरअसल सरकार का जो फोकस है अर्थव्यवस्था को लेकर, उस वक्त उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब से मोदी सरकार आई है उसने जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से जो स्टार्टअप्स देने शुरू किए हैं वो उसका एक बेस है, और जितने वो स्टार्टअप्स देते हैं उसके माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग एरिया फलीभूत होता है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है। इसको समझने के लिए इसलिए भी जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को हमें समझने की जरूरत है। क्यों भारत इस इंडस्ट्री को या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है। दरअसल जो चाइना और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, खासतौर से आर्थिक रिश्ते, वो अपने आप में कोल्ड वॉर में बदल चुके हैं। और भारत साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को वो मैक्सिमम कैच करे, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग थी वो चाइना के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर एक कंट्रोल हुआ करता था। तो भारत अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रोत्साहित कर रहा है, और जो अपनी निर्भरता चीन पर है उसको लॉन्ग टर्म में घटाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा खेती के अंदर भी स्टार्टअप्स दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और स्टार्टअप्स पे सरकार का ज्यादा जोर है। तो जब ये समग्र विकास की तरफ बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, और साथ ही साथ लोगों की जेब में पैसा देने की कोशिश की जा रही है, डिमांड एंड सप्लाई में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं समग्र रूप से इसके दीर्घकालिक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर बिलाल जी देखा जाए, कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का प्रयास तो किया गया है इस बजट के दौरान, लेकिन अगर देखा जाए एक मूलभूत चीजें जो निकलकर सामने आती है, उद्योगपतियों को की बात हटा दीजिए, अगर देखा जाए आम वर्ग, मध्यम वर्ग को जो उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदों पर ये खरा उतर पाएगा बजट? उनके लिए कितना सुविधाजनक साबित होने वाला है ये बजट? देखिए, इस चीज को यहाँ समझने की जरूरत ही है। जो इंडस्ट्रियल वर्ग होता है, जो उद्योगपति वर्ग होता है, तो उससे हमारे देश की अपर मिडिल क्लास जुड़ी होती है। और फिर अपर मिडिल क्लास की जो चेन है वो कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास से कनेक्ट होती है, और लोअर मिडिल क्लास कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ा होता है। तो ये चेन होती है। और जब आप इंडस्ट्री को ग्रोथ करते हैं तो इसका चेन टॉप टू बॉटम तक आता है। बस वही जिस तरह से जीएसटी के कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, 1,55,000 करोड़ पर मंथ हमें जीएसटी के कलेक्शंस प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब विकास के अंदर हम उसका उपयोग करेंगे उन पैसों का। साथ ही साथ कृषि के अंदर जो हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं उसके माध्यम से भी अर्थव्यवस्था का एक पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है। कोशिश हमें ये भी करना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हम किस तरह से मैनेज करें ताकि वो बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, किस तरह से हम उसको इकोनॉमिक लूप में लें और उसको किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं ताकि वो व्यापार के रूप में फलीभूत हो। और गरीबों का जहां तक सवाल है, देखिए, जब बड़े आदमी के पास पैसा आता है तो जब वो खर्च करता है तो वो खर्च के माध्यम से वो गरीबों तक पहुंचता है। जब मेरे पास पैसा होता है तभी मैं पान खाता हूँ, तभी मैं सिगरेट पीता हूँ, तभी मैं ड्राइवर रखता हूँ, तभी मैं काम करने वाला रखता हूँ, तभी मैं एक्स्ट्रा अपनी जो लग्जूरियस लाइफ है उसको जीने की कोशिश करता हूँ। तो इसका असर टॉप टू बॉटम तक देखने को मिलता है। हमें ये चीज देखने की जरूरत है। प्राथमिकता सरकार की यह है कि किसी तरह भी मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी का शिकार न हो। अगर हम आर्थिक मंदी के शिकार होने से बचा पाए तो हम यकीनन जिस रास्ते पर अग्रसर हैं, जिस तरीके से हम एक एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है, हम चाइना के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचा के अपने आप को चलना चाहते हैं, तो इसके यकीनन हमें परिणाम देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल। क्या परिणाम देखने को मिलेंगे अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो बेहतर कहा जाएगा। सरकार का इस बजट में जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं बेहतर कहा जाएगा, लेकिन एक आम जनता को मतलब होता है कि हमारी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी लड़ाई हमेशा से चली आ रही है। आम बजट में अगर बात की जाए, उम्मीदें भी आम जनता को यही थी कि हमारे लिए भाई रसोई का सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, हमारा रसोई से खाने पीने से जुड़ी चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। तो ये कितना कारगर साबित होगा? जी एडवोकेट आशीष जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रिबेट दी गई है टैक्स के अंदर, क्योंकि अगर आप चीजों को सस्ती नहीं कर पा रहे तो आप व्यक्ति की इनकम को बढ़ा दीजिए, तो उसी अनुपात में चीजें सस्ती हो जाती हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन रिबेट दिया गया है, हमें टैक्सेशन की छूट दी गई है, ये उसी को एड्रेस कर रही है। जी आशीष त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। आशीष त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो कितना लाभदायक सिद्ध होने वाला है ये गरीबों के लिए। अपर क्लास और मध्यम वर्गीय लोगों की बात तो हम कर ही रहे हैं, बेसिकली अगर देखा जाए गरीबों के लिए कितना राहत पूर्ण रहेगा ये। आशीष जी आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आशीष जी कहिए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से खाद्यान्न योजना को सरकार ने पहले से ही बढ़ाया हुआ है, उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, तो गरीबों को तो 80 करोड़ परिवारों को तो अन्न की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। साथ में मनरेगा का बजटरी एलोकेशन बढ़ाया गया है। और यहाँ पर एक चीज हमें मिस लग रही है जी। शायद अभी बजट को विस्तृत रूप से देखने पे और पता चलेगा कि यहाँ पे अर्बन मनरेगा की भी बात हो रही थी। जो हमारा गरीब वर्ग शहरी क्षेत्रों में है, वहां पर जो बेरोजगारी देखने को मिल रही थी, ये गांव की बेरोजगारी मनरेगा ने जिस तरह से समाप्त करी है, उसी तरह से अर्बन मनरेगा की भी बात की जा रही थी। ऐसा मुझे कुछ बजट में देखने को नहीं मिला है जी। साथ ही जब कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, जब कभी रेट कट्स दिए जाते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ता है, जिस तरह से कोविड के बाद में लोगों की परचेजिंग पावर्स कम हुई थी, उसको इम्प्रूव करने का कहीं ना कहीं सरकार ने काम किया है और ये सराहनीय पहल है, मैं ये कहूँगा। जी साथ ही डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। अब पैन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में देखा जाएगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। साथ ही कुछ ज़रूरी ऐलान भी निकलकर बजट में सामने आए हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के लिए 75 करोड़ का निवेश होगा, पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड अब मान्य किया जाएगा। तो इस पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड को इस्तेमाल करने के पीछे एक रीजन ये भी है कि हर वो व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वो हमारे देश का नागरिक के रूप में पहचाना जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो नहीं पहचाना जाएगा। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो वो एक पहचान पत्र का प्रतीक बन गया आपका पैन कार्ड। और पैन कार्ड इशू कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो ये एक लिंक है कि किस आय वर्ग को बिलोंग करते हो, इसको देखने का जरिया भी इस तरीके से सरकार के पास होगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो बहुत बड़ी समस्या है भारत में वो है टैक्स इवेजन की। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं लेकिन वो किसी ना किसी जरिए से टैक्स नहीं देते या टैक्स की चोरी करते। तो हो सकता है कि इसके जरिए हम टैक्स इवेजन को कुछ हद तक दूर कर पाए, या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को हम और ज्यादा प्रभावी बना पाए। तो ये एक नजरिया जो मुझे समझ में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बढ़ाया गया है
देने का जो पैसे देने की जो चीजें हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत मूलभूत ढांचा है और उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे काफी चीजों में सुधार अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो चीजें देखने की है, या जो इन्होंने ग्रीन फंड की बात की या ग्रीन ग्रोथ की बात की है सरकार ने, वो भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि एक तरफ हम औद्योगिक उत्पादन को अगर बढ़ाने की बात करेंगे तो उससे पर्यावरण कहीं ना कहीं प्रभाव उस पे होता है और हो रहा है, जिसके पीछे बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल समिट्स भी हो रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम कैसे इको फ्रेंडली उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो उसका दुष्प्रभाव कम हो सके। बिल्कुल, पर्यावरण को दुष्प्रभाव से बचाया जा सके, इस ओर भी एक प्रयास के तौर पर इसे देख सकते हैं। महिलाओं के लिए भी खास इसमें रहा, अगर इसे देखा जाए जैसे कि 2 लाख रुपए तक का निवेश का विकल्प रहेगा 2025 में, इन्हें 7.5% का निश्चित ब्याज भी मिलेगा। तो इसको आप कैसे देखती हैं, क्या वाकई लाभ मिलेगा महिलाओं को? इसी के लिए मैं कह रही थी कि 2 लाख रुपए पहले तो हर महिला के अकाउंट में हो, जो कि भारत जैसे देश में मुश्किल है अभी फिलहाल। दूसरी चीज, उनके अकाउंट हो, वो भी एक मतलब कितनी महिलाओं के अकाउंट हैं ये भी एक देखने का विषय है। क्योंकि जैसे आपने जनधन योजना की बात की, तो जनधन योजना में अकाउंट खुले थे और लोगों के बंद भी हो गए। तो वो उन्होंने मतलब जो हमारी गरीब जनता है उसके लिए आय का एक स्रोत उन्होंने सोचा था, शायद इसीलिए जनधन योजना में अकाउंट खुले और वो बंद हो गए। तो ऐसी हालत में महिलाओं की जो स्थिति है उसको जब तक हम सुधारेंगे नहीं, और 2 लाख रुपए का जो हम ये अकाउंट में जो बोल रहे हैं उनको फायदा देने के लिए, तो वो तो तभी हो सकता है। जी अनुपमा जी, 2 लाख की अगर एफडी करा दी जाए, कोई महिला अगर 2 लाख की एफडी कराती है तो उसको कितना ब्याज मिलेगा? नहीं, उसको ब्याज अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब है कि वो 2 लाख रुपए तो होने चाहिए ना उसके पास निवेश करने के लिए। और कई तो ऐसे घर हैं जिसमें कि महिलाएं कमाती हैं, लेकिन अकाउंट जो है वो उनके पति या उनके पिता या उनके भाई के नाम है। तो वहां पे वो स्थिति, पहली चीज है कि हमें जो भी हम महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चला रहे हैं या महिलाओं के रोजगार से संबंधित योजनाएं चला रहे हैं, उनका कितना एग्जैक्टली लाभ उनको वाकई में मिल रहा है, ये भी एक विश्लेषण का विषय है। और इस पे हमें बहुत अच्छे से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये महिला ये योजना बहुत अच्छी है और इसका लाभ भी होना लाजमी है। लेकिन किन महिलाओं को मिलेगा वो एक देखने की बात है, जिनके पास 2 लाख रुपए निवेश करने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल सब्जवाई जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए योजनाएं तो सरकार बहुत चला रही है, बजट में भी ऐसा ही कुछ तोहफा निकलकर सामने आया है हर वर्ग के लिए, लेकिन ये देखना बेहद ही दिलचस्प हो जाता है कि क्या वाकई ये जमीनी स्तर पर इसका लाभ आम जनता को, हर वर्ग को मिल भी पा रहा है या नहीं। अभी जैसा कि इस बजट में जिक्र किया गया, लघु बचत योजनाओं के तौर पर किसान को विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, डाकघर बचत योजना, मासिक बचत पत्र में चलाई जाएगी, तो इसको भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, किसी भी योजना को प्रभावित करने के लिए उसके प्रति एक जागरूकता अभियान भी जरूरी होता है। सरकार जो योजनाएं चलाती है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए सरकार को इस संबंध में खासतौर से वित्त मंत्रालय को या जिससे संबंधित वो योजना है उनको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की भी जरूरत होती है। जब लोग किसी चीज को जानेंगे तभी उसमें अपनी रुचि लेते हैं और तभी उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये एक डेफिसिट हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी योजनाएं सरकार लागू तो कर देती है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उसके संबंध में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती। तो उस कमी को दूर करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है सरकार को। मैक्सिमम उसके संबंध में एडवर्टाइज करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, एक काउंसलिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से बनाने की जरूरत है कि इस संबंध में एक काउंसलिंग बेंच हो या एक काउंसलिंग विंडो हो, ताकि कोई भी व्यक्ति उस योजना से संबंधित उस विभाग में जाकर काउंसलिंग ले पाए और
उस योजना का लाभ उठा पाए, ताकि सरकार और जनता के बीच में एक समन्वय बन पाए और वो धरातल पर उतर पाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है और साथ ही इस दिशा में एक प्रयास सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। योजनाएं तो बहुत सी चला दी जाती हैं, मगर वो ज़मीनी स्तर पर कितना लाभ पहुंचाती हैं आम जनता को, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर भरत भूषण जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इस कदम से मेक इन इंडिया मिशन को कितनी राहत मिलने वाली है? बहुत बढ़िया। इस वक्त गवर्नमेंट की मेन नजर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए है। इन्होंने इतना बढ़िया अट्रैक्शन दिया है कि जो एमएसएमई फेल हो गए, अनफॉर्चुनेटली स्टार्टअप नहीं हो पाए, उनको भी रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने फंड क्रिएट कर दिया। रेलवे एरोड्रोम बनाने के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन उन्होंने कर दिया। और तो और इन्होंने गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को बॉन्ड इशू करने की इजाजत दे दी, जिससे कि उनकी जो पैसे की बड़ी प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। उनको लोन अपना पब्लिक से मिल जाएगा। जो जितना क्रिएटिव स्टेट है उतना ही वो आगे निकलेगा, और इससे जितने छोटे लेवल के लोग हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये एक बड़ा जबरदस्त बेनिफिट होने जा रहा है। और जो इन्होंने पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग का सिस्टम क्रिएट करने के लिए नई पॉलिसी बनाई है, उससे फायदा होगा कि पुरानी गाड़ियां निकलेंगी तो नई गाड़ियां आएंगी, नई गाड़ी के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और जो एरिया में, रिमोट एरिया में जो इंडस्ट्री खुलती है उसके अंदर विलेजेस को और जो विलेजर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और वो शहर पर जो लोड बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी हो जाता है वो कम हो जाएगा। तो ये यंग जनरेशन के लिए काफी अच्छा स्कोप जो एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जल्दी रिजल्ट आएगा इसमें। कि जो फार्मर्स को उन्होंने बागबानी का, फिशरीज का बेनिफिट दिया, और ये इंडस्ट्री, लेबर के लिए, इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली आपको 1 साल में ही काफी अच्छे रिजल्ट दे जाएंगे। तो अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बजट निकलकर सामने आया है, अब ये कितना कारगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अर्थव्यवस्था पर सुधार लाने के लिहाज से इसे देखा जा सकता है। लगातार हमारे साथ ये खास मेहमान जुड़े रहेंगे। मिडिल क्लास को कितनी राहत पहुंची, इस पर फिलहाल इतना ही। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।